हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फेज रूल के अंतर्गत सॉलिड लिक्विड सिस्टम ऑफ टू कंपोनेंट्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने टू कंपोनेंट सिस्टम के बारे में और यूटेक्टिक मिक्सचर और यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की। इसको समझने से पहले हम इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी बात करें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम, वह सिस्टम जो कि सुटेबल कंडीशंस, टेम्परेचर और कंपोजिशन में जब दो कंपोनेंट आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाते हैं और ये कंपाउंड जो है स्टेबल होता है और बिना डिकम्पोजिशन के मेल्ट होता है। तो ऐसा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें जो कंपोजिशन है, जो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, ये दोनों का कंपोजिशन सेम होता है और ये कंपाउंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है और दोनों का कंपोजिशन क्या है, सेम है। तो ऐसे कंपाउंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड कहलाते हैं। और ऐसा जो पॉइंट है जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वह कंपाउंड मेल्ट होता है, इसको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट या डाइस्टेटिक पॉइंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसमें एक इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक न्यू सॉलिड फेज के रूप में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होता है। और इसको दिखाने के लिए हमें, इसको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को शो करने के लिए फेज डायग्राम से हम इसको शो कर सकते हैं। और फेज डायग्राम्स में क्या होता है, एक बीच में यूटेक्टिक पॉइंट के बीच में एक हम्प के रूप में दिखाई देता है। हम्प इसलिए दिखता है कि वह मैक्सिमम टेम्परेचर जब क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में मेल्ट होता है, तो उसमें एक हम्प दिखाई देता है। The hump is indicate the formation of compound between the components in the solid phase। और अब ये हम्प क्या है, जो हम देखते हैं मैक्सिमम होगा और ये यहाँ कंपाउंड स्टेबल होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अधिकतम होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कंपाउंड लेस स्टेबल हो, जब ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो हम्प दिखेगा। और जब कंपाउंड क्या हो, कम स्टेबल होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी जगह हम्प की जगह एक फ्लैट के रूप में दिखाई देगा, होगा मैक्सिमम पर फ्लैट मैक्सिमम दिखाई देगा। और जब हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं, जब कोई कंपोनेंट आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है, और यदि एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे तो उसमें हम्प्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये इसलिए कि कंपाउंड के मैक्सिमम जो उसका टेम्परेचर होगा, उतना ही जितने कंपाउंड बनेंगे उतने ही उसके हम्प्स बनेंगे। इसको आगे हम जो टू कंपोनेंट सिस्टम फेरिक वाटर सिस्टम है उसके द्वारा हम समझेंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड बना है या नहीं बना है, इसको हम फेज डायग्राम द्वारा ही समझ सकते हैं। फेज डायग्राम में ये आगे हम देखते हैं कि किस तरह से कि दो यूटेक्टिक पॉइंट के बीच में जो मैक्सिमम जो होता है हब के फॉर्म में, वो दिखाई देता है और वो शो करता है द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड को बताता है। और एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ सिस्टम आर इंटरमेटलिक कंपाउंड। इंटरमेटलिक कंपाउंड्स क्या है, जब दोनों कंपोनेंट क्या हो, मेटल के फॉर्म में हो। डबल कंपाउंड जब क्या हो, अपने कंपाउंड क्या हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। और सॉल्ट हाइड्रेट जब टू कंपोनेंट्स आर इन दी सॉल्ट एंड वाटर। ये सब एग्जांपल्स क्या शो करते हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम है और कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं। और स्पेसिफिक केस जो है अपने सिस्टम है, इसके एग्जांपल ये है जिंक मैग्नीशियम सिस्टम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिस्टम, मरकरी थोरियम सिस्टम, फिनोल एनिलीन सिस्टम एंड फेरिक वाटर सिस्टम। हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फेरिक वाटर सिस्टम। इससे पहले हम जनरल फेज डायग्राम की बात करेंगे कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बनता है। तो देखिए इसको डायग्राम को, दिस इज द जनरल फेज डायग्राम ऑफ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड सिस्टम। इस जो डायग्राम है फेज डायग्राम, इसमें हमने टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया है व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। और इसमें दो कंपोनेंट है, ए एंड कंपोनेंट बी। जब दोनों कंपाउंड ए और बी आपस में केमिकल कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो स्टेबल एक सॉलिड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड ए बी बनता
फेज डायग्राम से समझ सकते हैं। नाउ आई एम डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ जनरल फेज डायग्राम फॉर द कॉन्ग्रुएंट मल्टिंग कंपाउंड सिस्टम। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये शो करता है द टू यूटेक्टिक सिस्टम डायग्राम। देखिए दो इसमें यूटेक्टिक जो है डायग्राम है जॉइंट विद द पॉइंट डी। ये देखिए ए सी डी एंड बी ई बी। ये ई बी क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था व्हाट इज द यूटेक्टिक पॉइंट। वह मिनिमम टेम्परेचर जहाँ क्या होता है दो सॉलिड और एक लिक्विड आपस में क्या होते हैं इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दिस नोन एज द यूटेक्टिक पॉइंट। तो इसमें फेज डायग्राम में दो यूटेक्टिक पॉइंट है, सी और ई आपस में जुड़े हुए हैं, डी पॉइंट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इस डायग्राम का पार्ट, ये यूटेक्टिक सिस्टम ए एंड ऑब्लिक ए बी, यानी सॉलिड ए और ए बी सॉल्यूशन को शो करता है। और राइट हैंड साइड जो है वो यूटेक्टिक सिस्टम ए बी ऑब्लिक बी, यानी ए बी सॉल्यूशन को और बी सॉलिड को क्या करता है प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग पॉइंट्स की। तो यहाँ जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए क्या दिखा रहा है, melting point of pure component A, isn't it? Now curve AC is the freezing point curve of the A. A का freezing point curve है। अब इस कर्व AC पर क्या है, solid A और क्या है solution of B in A, दो फेजेस आपस में समय अवस्था में है। तो यहाँ टोटल फेजेस क्या हो जाएगी इस कर्व पे, टू फेजेस। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडेंस फेज रूल इक्वेशन F is equal to C minus P plus 1। यहाँ कंपोनेंट सिस्टम क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम है, टू एंड P फेजेस क्या है बताइए आपको, सॉलिड प्लस लिक्विड टू फेजेस है, प्लस 1 इक्वल टू 1। यानी इस कर्व AC पे सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। यानी यहाँ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक ही वेरिएबल की आवश्यकता होगी। नाउ पॉइंट बी की बात करेंगे हम। ये भी क्या है, represents the B point represents the melting point of the pure component B। Now curve BE, ये कर्व बी भी क्या दिखा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी, बी का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब ए में ए को ऐड करते हैं तो जो बी का फ्रीजिंग पॉइंट है वह क्या होता है इस कर्व बी ई के साथ क्या होता है कम होता जाता है। और यहाँ भी दो फेजेस आपस में साम्यावस्था है, एक तो सॉलिड बी और एक लिक्विड क्या है बी इन ए। तो यहाँ अगेन टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द कंडेंस्ड फेज इक्वेशन F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। C का मान यहाँ 2 रखेंगे, 2 एंड फेजेस क्या है, टू फेजेस है, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1। यानी यहाँ भी सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। अब हम बात करेंगे कर्व CDE की। CDE क्या बता रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड AB। ठीक है, अब हम देखते हैं इस जो ये कर्व है जिसमें सॉलिड कंपाउंड AB है वो किस में इक्विलिब्रियम में है, विद द लिक्विड फेज। यहाँ जो सॉलिड फेज है यहाँ देखिए हम बताइए सॉलिड फेज जो है वो किस में है, लिक्विड के साथ में जो साम्यावस्था में है एट द डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है इस तरह से ये साम्यावस्था में है, कंपाउंड सॉलिड है और लिक्विड है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि क्या है, थ्री फेजेस है। द पॉइंट डी इज नोन एज द, इस पॉइंट डी को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। मैं बताया था अभी डिस्कस किया था कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ क्या है सॉलिड फेज क्या होती है लिक्विड में चेंज होती है और यहाँ दोनों का कंपोजिशन क्या होता है सेम होता है। तो सेम कंपोजिशन है इट मीन्स यहाँ टू कंपोनेंट सिस्टम चेंजेस इनटू द वन कंपोनेंट सिस्टम, दोनों का फेज दोनों का जो है कंपोजिशन सेम है। तो इस यहाँ हम लगाएंगे F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। तो यहाँ C का मान हम क्या रखेंगे पॉइंट D पे, C इक्वल टू 1। फेजेस क्या है, ये कंपाउंड A और सॉलिड प्लस लिक्विड टू फेजेस है प्लस 1। यानी F का मान क्या होगा यहाँ D पॉइंट पे 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉइंट D इज नॉन एज नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट। और यहाँ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें एक डेफिनेट
क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की और कंपोजिशन की भी इसमें कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सिस्टम को वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ सिस्टम क्या है, इनवेरिएंट सिस्टम है। अब हम बात करेंगे पॉइंट सी, इसकी यूटेक्टिक पॉइंट की। पॉइंट सी इज द यूटेक्टिक पॉइंट। एट दिस पॉइंट solid A and compound AB are in equilibrium with the liquid phase। तो यहाँ क्या कहते हैं, थ्री फेजेस क्या है, आपस में साम्य अवस्था में है। दो सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज, तो थ्री फेजेस है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन, F is equal to C minus P plus 1, तो 2 minus 3 plus 1, यानी F का मान, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ जब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या 0 होगा, तो सिस्टम क्या होगा, इनवेरिएंट सिस्टम होगा। इट मीन्स यहाँ सॉलिड ए और सॉलिड कंपाउंड ए बी और लिक्विड फेज, तीन फेजेस जो है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर और एक डेफिनेट कंपोजिशन पर आपस में क्या आएगी, साम्य अवस्था में होगी। यहाँ भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरा जो यूटेक्टिक पॉइंट है ई, इसकी हम बात करेंगे। पॉइंट जो यूटेक्टिक ई इज आल्सो द यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ क्या है, इसका बी का है, सॉलिड फेज बी का है, जहाँ की सॉलिड बी, सॉलिड कंपाउंड ए बी और लिक्विड फेज ये आपस में तीनों क्या है, यहाँ साम्य अवस्था में है। तो यहाँ भी क्या रहेगी, थ्री फेजेस होगी, तो एफ का मान क्या होगा, सी माइनस पी प्लस 1, या हम कह सकते हैं 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में भी जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट होगा, और यहाँ भी एक डेफिनेट टेम्परेचर पर और कंपोजिशन पे इसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और किसी भी वेरिएबल को क्या है, इसको सिस्टम को डिफाइन करने के लिए किसी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इन सॉलिड लाइंस की। यहाँ सॉलिड लाइन आप देख रहे हैं पी सी क्यू, और सॉलिड लाइन है आर ई एस। ये जो दो सॉलिड लाइन है, तो यहाँ जो लाइन है, एक तो पास कर रही है यूटेक्टिक पॉइंट सी को और दूसरी पास कर रही है यूटेक्टिक पॉइंट ई को। ठीक है, तो यहाँ केवल क्या है, इस पॉइंट पे केवल एक सॉलिड फेज ही इनमें दोनों में उपस्थित है, दोनों में इस कंडीशन में सॉलिड फेज उपस्थित रहेगी। तो ये जो लाइंस है, इसमें वर्टिकल जो है डी एंड डी डैश, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी सॉलिड लाइन है, ये कंपाउंड ए बी की है। यहाँ केवल जो है कंपाउंड ए और बी जो है, क्योंकि मैंने यहाँ बात की थी डी में क्या है, सॉलिड फेज ऑफ कंपाउंड ए, तो यहाँ केवल एक सॉलिड फेज ए बी ही आपस में क्या रहता है, साम्य अवस्था में रहता है। और अब हम बात करेंगे एरिया। एरिया कौन सा है, ए सी डी एंड ई बी की। तो ये जो है, ये एरिया आप देख रहे हैं ए सी डी ई बी, इसमें दोनों एरिया में केवल क्या है, लिक्विड फेज उपस्थित है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द कंडेंस्ड फेज रूल इक्वेशन, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ जो है कंपोनेंट टू सिस्टम है, तो 2 रहेगा। फेज का मान एक ही लिक्विड फेज है, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इस केस में सिस्टम क्या रहेगा, बाईवेरिएंट सिस्टम होगा। और यहाँ इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, यानी टेम्परेचर और कंपोजिशन की आवश्यकता होगी। अब हम इस जो है एरिया है, बाकी जो है इस फिगर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।